नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड डिस्कशन लेकर आऊँगी, तो आज मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में ही वीडियो लेकर आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली इसको आयुर्वेद मतानुसार विबंध कहा गया है और ये पक्वाशय से रिलेटेड यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड व्याधि है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हम कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कॉजेज़ क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और इसके जानलेवा सिम्टम्स प्लस इसका मैनेजमेंट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप घर में रहकर ही अपना उपचार आराम से कर सकें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरे इस वीडियो से उनकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन या विबंध पक्वाशय से जुड़ी हुई बीमारी है और इसमें वात की विकृति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, आयुर्वेद 3 दोषों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। तो जैसा कि कफ आमाशय का जो है स्थान, कफ का स्थान आमाशय है, आमाशय पक्वाशय मध्य पित्त का स्थान है और पक्वाशय वात का स्थान है। तो ये मेनली वात विकृति की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। वात वृद्ध हो जाता है, जिसके कारण जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जलीय अंश शोषित करने की वजह से हमारा जो फीकल मैटर है वो हार्ड हो जाता है। और जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, वो इस चीज़ से बड़ा परेशान हो जाते हैं। उनका दिमाग हर समय इसी चीज़ पर लगा रहता है कि आज तो भाई पेट साफ़ नहीं हुआ, और उनका किसी काम में भी मन नहीं लगता है। देखने में तो बहुत ही छोटी बीमारी है, बट अगर जिस मरीज़ के साथ ऐसा होता है, बीतती है जिसके साथ, वही समझ सकता है। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा फैक्टर है वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज जैसे ओल्ड एज होती है, तो जैसे हमारे आयुर्वेद में 3 वय बताए गए हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि रहती है और किशोरावस्था में पित्त की वृद्धि रहती है और वृद्धावस्था में वात की वृद्धि। और ये वात का ही डिसऑर्डर है, इसलिए ये वृद्ध लोगों को ये ज़्यादातर करके घेरता है। और होता यूँ है, उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही वीक हो जाता है, जिससे कि उनको मोशन आने में दिक्कत होती है। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। बेसिकली जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सिडेंट्री है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है और दिन भर बैठे रहना है, बैठने वाला काम है, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। जो लोग फाइबर यानी कि फल हुआ, सब्जी हुआ, सलाद हुआ और दूध, इन सब का सेवन कम करते हैं, उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जो लोग डे टू डे रूटीन में पानी का सेवन कम करते हैं, उनको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। कुछ एक मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिसके एज अ साइड इफ़ेक्ट ये बीमारी हो जाती है, जिसमें एंटासिड्स आते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आते हैं और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आते हैं, एस्प्रिन वगैरह। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ये। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे मोशन आया और उन्होंने रोक लिया, वेग धारण कर लिया, तो इस कंडीशंस में भी उनको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ एक मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें भी ये दिक्कत हो जाती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वीक होने की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी ये दिक्कत हो जाती है। अब हम आपसे बात करेंगे, जो पेशेंट्स इस बीमारी के घेरे में ज़्यादा रहते हैं, वो किस एज ग्रुप के होते हैं या किस जेंडर के होते हैं या किस तरीके की उनकी लाइफ स्टाइल होती है। सबसे पहले मैंने पहले ही बात कर ली, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा ग्रसित करती है। और जो फीमेल्स होती हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अक्सर करके काम के चक्कर में अपना जो है वेग को धारण कर लेती हैं और इस चक्कर में उनको ये बीमारी हो जाती है।
और तीसरा है जो कैलोरीज़, जो पर्सन्स कैलोरीज़ का इंटेक कम करते हैं उनको भी ये बीमारी होती है। एक्सरसाइजेस कम करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं इस बीमारी के फीचर्स क्या हैं। जिस पेशेंट को ये बीमारी यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है वो स्टूल पास करते समय बहुत ज़ोर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं और उनको हार्ड स्टूल्स वो पास करते हैं। एब्डोमिनल पेन बना रहता है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, हेडेक का सामना करना पड़ता है, थके थके रहते हैं यानी कि मलेजी, और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, हर समय उनको ये लगा रहता है कि अभी मुझे मोशन जाना है। तो ये तो थे इसके फीचर्स। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों, अगर ये बीमारी बहुत लंबी चलने लगती है, बहुत दिन से अगर कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में बॉवल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और हेमरॉइड्स भी कॉज करता है। रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, हर्निएशन हो सकता है और दोस्तों कोलाइटिस तक की नौबत आ सकती है। और जो इस बीमारी का सामना करते हैं जो पेशेंट्स, उनको लैक्सेटिव अब्यूज़ यानी कि दे बिकम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग लैक्सेटिव्स, उनको दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि जब तक हम लैक्सेटिव्स नहीं खाएंगे तब तक हमें मोशन नहीं आएगा। और एक इसका जो जानलेवा एक जो है फीचर है, उसमें होता क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोशन करते समय स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, उनको कई एक बार कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, कई एक बार वो कोमा में भी चले जा सकते हैं। तो दोस्तों, है तो ज़रा सी बीमारी लेकिन ये कई एक बार जानलेवा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। पक्वाशय है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वात का स्थान है और वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वस्ती, जिसको आधि चिकित्सा अर्ध चिकित्सा का ओहदा मिला है, वस्ती। तो दोस्तों, हम स्नेहिक वस्तियाँ दे सकते हैं उस मरीज़ को जिसको ये समस्या है, जिससे कि उसका वात बैलेंस हो सके, शांत हो सके। तो वस्ती भी हम लोग जो है वात शामक तेलों की दे सकते हैं, वात शामक घी की से वस्ती दे सकते हैं, जैसे दशमूल घृत हुआ और त्रिफला घृत हुआ। इसकी वस्ती देने से मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। मरीज़ से हमें कहना है कि आप अपने खाने में थोड़ा सा ऑयली यानी कि स्नेहिक यानी कि घृत का सेवन अधिक कर दें, बढ़ा दें। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप वीकली दूध में एरंड तेल 5 से 10 ml मिला के सप्ताह में 2 बार लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी उनके शरीर में स्नेहन पहुंचेगा। और उससे हमें कहना है कि 1 घंटे की एक्सरसाइज मस्ट है, या तो आप ब्रिस्क वॉक करिए या सारे एक्सरसाइजेस जिससे आपको जो है ये कब्ज़ दूर होता है, जैसे पवन मुक्तासन हुआ। और आपका मरीज़ लगातार 15 दिन तक ये जो है मात्रावस्ती ले सकता है। मात्रावस्ती में सिर्फ 60 ml तेल वो अपने घर में भी अपना यूज़ कर सकता है। तो मात्रावस्ती ले सकता है दशमूल घृत से 60 to 80 ml डेली मॉर्निंग आफ्टर मील। और हम मरीज़ को विरेचन भी दे सकते हैं, विरेचन से भी उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर हम लोग मरीज़ को द्राक्षा यानी कि अंगूर और आरगवद 10 ग्राम, हरितकी 10 ग्राम, कुटकी 5 ग्राम और एरंड तेल 1 चम्मच, इससे हम उसको अगर विरेचन दें तो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं विरेचन द्रव्यों की। तो विरेचन द्रव्य 4 प्रकार के बताए हैं आचार्य चरक ने। जो पहले होते हैं वो हैं अनुलोमन, दूसरे होते हैं रेचन, तीसरे होते हैं स्त्रंसन, चौथा होता है भेदन। तो अब हम बात करते हैं अनुलोमन की। अनुलोमन द्रव्य होता है हरितकी और ये क्या करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और मल का पाक करता है। जबकि स्त्रंसन द्रव्य जो होते हैं ये मल का पाक नहीं करते हुए जो कोष्ठ में चिपका हुआ मल होता है उसको फोर्सफुली बाहर निकाल देता है। और जो रेचन होते हैं, रेचन द्रव्य स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि पिछले दो यानी कि आपका अनुलोमन और स्त्रंसन ये दोनों ही द्रव्य जो हैं ये माइल्ड लैक्सेटिव हैं, जबकि जो रेचन हैं ये स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव हैं। ये क्या करते हैं, मल का पाक तो करते नहीं हैं, साथ में जो पक्व यानी कि पका हुआ और कच्चा मल दोनों को ही बाहर कर देते हैं फोर्सफुली, जिससे कि आपका इंटेस्टाइन इवैक्यूएट हो जाए।
और जो लास्ट है वो है भेदन। भेदन द्रव्य भी माइल्ड से स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव की कैटेगरी में आते हैं और इसका उदाहरण है कुटकी। और रेचन द्रव्य का उदाहरण है त्रिव्रत। और जो अनुलोमन है उसके लिए मैंने आपको बताया हरितकी। और स्त्रंसन द्रव्य आता है अरगवत। तो दोस्तों आप ये मेरे जो है बताए हुए नुस्खे करिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स अगर मुझे मिलेंगे आएंगे और आप मेरे से क्वेरी पुट ऑन करेंगे। और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो में आप अतिसार और प्रवाहिका के बारे में जानेंगे, उनके दोनों के अंतर के बारे में। अतिसार बेसिकली जो होता है डायरिया होता है और प्रवाहिका इज़ बेसिकली अमीबिक डिसेंट्री। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो भी ट्रीटमेंट आपके किचन में अवेलेबल है मैं उतना ही बताऊंगी। और आप मेरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।